सिंक्रोट्रॉन हाँ। एक बड़ी साइंटिफिक मशीन है जिसका यूज हम ब्राइट लाइट जनरेट करने के लिए करते हैं। जैसे हम सनलाइट है उससे 10 बिलियन गुना ज्यादा ब्राइटनेस हो सकती है इसकी, या अगर इसको आम भाषा में कहूँ तो 1 सेकेंड में 6 से 7 टाइम्स तक पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है। और फिर उस ब्राइटनेस से हम ज्यादा रिजोल्यूशन की चीजें देख सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी। तो एप्लीकेशन एंड पे उस चीज से बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज्यादा चीजें इंप्रूव हुई। पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये लाइट ही टूल है किसी चीज को स्टडी करने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी ललन टॉप की सबसे नई सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है साइंस वाला। साइंस वाला में हमने आपसे वादा किया है कि हम हर हफ्ते एक साइंटिस्ट को यहाँ पे बिठा के लाएंगे और आपसे बात करवाएंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, कुछ उन्हें खुद भी बताएंगे, कुछ उनसे खुद भी सीखेंगे। साइंस वाला के इस एपिसोड में हमारे साथ गीतांजलि हैं। गीतांजलि फिजिसिस्ट हैं यूके में। ये डायमंड लाइट सोर्स में काम करती हैं। डायमंड लाइट सोर्स इन्होंने मुझे बताया कि ये सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटी है यूके की। तो हम इनसे यही समझेंगे कि ये सब क्या सिंक्रोट्रॉन होता है और क्या ये करती हैं वहाँ पे। तो गीतांजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें ये बहुत बहुत बताइए कि धन्यवाद। आप करती क्या हैं? मैं इंसर्शन डिवाइस फिजिसिस्ट हूँ। जी। तो इंसर्शन डिवाइस एक तरह का मैग्नेटिक डिवाइस है जो कि पीरियोडिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। और इस इंसर्शन डिवाइस का यूज सिंक्रोट्रॉन में है, क्योंकि अब जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो अलग अलग टर्म्स आ रहे हैं। सिंक्रोट्रॉन हम्म। को पहले से समझते हैं। हाँ। सिंक्रोट्रॉन एक बड़ी साइंटिफिक मशीन है जिसका यूज हम ब्राइट लाइट जनरेट करने के लिए करते हैं। और ये हम इसकी ब्राइटनेस, जैसे हम सनलाइट है उससे 10 बिलियन गुना ज्यादा ब्राइटनेस हो सकती है इसकी। और तो जो सूर्य की जो रोशनी है हम्म, उससे 4 करोड़ गुना ज्यादा ज्यादा ब्राइट रोशनी आप एक हम्म, मशीन से प्रोड्यूस करती हैं। हाँ। और उसका इंजर्शन डिवाइस का यूज उस सिंक्रोट्रॉन में है। तो आप उस बड़ी मशीन है एक सिंक्रोट्रॉन, हाँ, उसका एक मतलब हिस्सा। बड़ी, मतलब जैसे उसका सरकमफ्रेंस, जो डायमंड लाइट सोर्स है उसका सरकमफ्रेंस बोला जाए तो 1/2 किलोमीटर है। और ये एक तरह से सर्कुलर पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो इसमें जब हम एक रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम को अ, जब वो स्पेशल काइंड ऑफ मैग्नेट से होके गुजरती है तो वो सिंक्रोट्रॉन लाइट एमिट करती है। और उस लाइट को फिर हम चैनलाइज करके अलग अलग एक्सपेरिमेंटल स्टेशन में भेज देते हैं। और फिर वहां पे उस लाइट का यूज, वो लाइट एज ए टूल है, किसी भी चीज को हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर सकते हैं उससे। क्या मतलब कितने एक मतलब कितनी बड़ी मशीन है सिंक्रोट्रॉन? एक मोहल्ले बराबर बड़ी है क्या? जैसे 1/2 किलोमीटर आपने उसका सरकमफेरेंस बताया तो। हाँ, तो 1/2 किलोमीटर सरकमफ्रेंस है, मतलब अम, मोहल्ले बराबर तो नहीं, लेकिन जैसे अगर बोले कि फुटबॉल पिच 3.5 टाइम्स, 3.5 गुना एक। लेकिन अगर हम रेडियस, मैं बताती हूँ, रेडियस इसका 90 मीटर है इस सर्कल अच्छा, का। हाँ, ठीक है। तो तो एक मोहल्ला कितना बड़ा होता है? मोहल्ला तो ठीक है, काफी बड़ा हो जाता है और सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं। पर आपने फुटबॉल फील्ड का ज्यादा सही बताया। तो क्या होता है कि एक रोशनी होती है, उसको कुछ कुछ चुंबकों के जरिए आप लोग कहीं पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही है अ, ना? इसको मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन बीम है, पहले हम उस रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम, तो पहले तो इलेक्ट्रॉन जनरेट करना सिंपल है। वो अगर हम किसी मेटल को अगर हम गर्म करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी, वो जब उसको एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को गाइड करने के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सट्रैक्ट करके, पहले हम्म। फर्स्ट स्टेप में आता है लीनार या लीनियर एक्सेलरेटर। तो लीनियर एक्सेलरेटर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ चैम्बर है जिसमें कि हम्म। हम उसका जो पोलरिटी है वो अल्टरनेट चेंज करते जा रहे हैं। तो जब भी मतलब इलेक्ट्रॉन उस चैम्बर के एंड तक पहुंचता है तो वो फिर से पॉजिटिव फील्ड देखता है और इसलिए वो एक्सेलरेट होता है। तो जैसे अगर इस चैम्बर का फिर हमको लेंथ भी मतलब बढ़ाना होगा, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन का स्पीड कम था तो वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लेगा, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो कम टाइम लेगा। तो या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि चैम्बर का या तो लेंथ बढ़ाते जाएं, या फिर हमको अलग आरएफ सोर्स यूज करना पड़ेगा जिससे हम पोलरिटी चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से।
तो बेसिकली हम इसका काम ये है कि पहले हमने रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम उसकी मतलब इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड को इतना ज्यादा कर दिया कि स्पीड इतना हो सकता है ये 2 माइक्रोसेकंड में पूरा एक टर्न लगा लेता है, या अगर इसको आम भाषा में कहूँ तो 1 सेकंड में 6 से 7 टाइम्स तक पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है। 1 सेकंड में 6 से 7 बार, 6.5 बार। हाँ, कितनी तेज पूरा स्पीड होती है हाँ, इलेक्ट्रॉन की? इतनी स्पीड, तो हाँ मतलब कुछ इतनी एक पाइपलाइन सिस्टम टाइप का होता है उसके अंदर, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे हाँ इलेक्ट्रॉन की। टनल, हाँ पूरा टनल कह सकते हैं। तो उस हाँ। टनल में अब जब इलेक्ट्रॉन बीम का स्पीड इतना ज्यादा है तो फिर हम्म, इलेक्ट्रॉन को गाइड करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन सीधा ही जाएगा। तो अच्छा अगर अच्छा। हमने उसके पाथ में एक मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने रख दिया तो उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक ट्रेवल जो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों हम्म। के उसको साइडवेज फोर्स लगता है, लॉरेंज फोर्स, तो वो बेंड हो जाता है। तो ऐसे हम उसके बाद में अलग अलग बेंडिंग मैग्नेट रख देते हैं और वो बैंड होकर एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। मतलब उस सर्कुलर पाथ में जब ट्रेवल करता है मैग्नेटिक फील्ड से होकर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन बीम, तो वो लाइट एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। वही लाइट हमारे लिए टूल है और वही उस मशीन का आउटपुट है। मतलब सारा जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है वो उसी चीज के लिए है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी तेज स्पीड से वहां से उस टनल से निकालने में लाइट प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, और वही हमें उससे निकालना होता है। मेन इस पूरे मशीन का काम है कुछ एक लाइट, एक तरह की लाइट निकालना वहां से, है मतलब ना? ब्राइटनेस मेन निकालना। है। ठीक है। तो हाँ, मैं अपने लाइट में दर्शकों जैसे डायमंड को। लाइट सोर्स का जो रेंज है वो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्स रे, इस रेंज में हम अ, अच्छा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अलग अलग हिस्से हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें तो पहले बता देना चाहता हूँ जो लोग शायद भूल गए होंगे, स्कूल में पढ़ा होगा या शायद कंफ्यूज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा कि एटम होता है, परमाणु, उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन। ये सिंपल मॉडल है एटम का। तो वही उन्हीं इलेक्ट्रॉन की एक किरणें ये लोग उस मशीन में फेंकते हैं, है ना? उसको, हम्म, और स्पीड बहुत तेज कराई जाती है जो कि उसका हाँ उद्देश्य होता जी। है। लेकिन उसको एक सर्कुलर पाथ में, यानी कि एक गोलाकार रास्ते से ले जाने के लिए उन्हें दिशा देनी होती है, जिसके लिए आप लोग चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, हाँ मैग्नेट्स, जी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल करते होंगे मेरे ख्याल से, है ना? हम हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट भी यूज करते हैं और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। हालांकि उसको दिशा देने के लिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही यूज करते हैं ज्यादातर, जी। लेकिन उसमें दूसरे भी मैग्नेट यूज होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की किरणें उस सर्कुलर पाथ से एक बहुत तेज स्पीड से गुजरती हैं तो वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। हम्म, ठीक है। तो हाँ, और आपने बताया ये इंफ्रारेड और किस किस स्पेक्ट्रम में क्या? इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्स रे, ठीक है। इस रेंज में आउटपुट ले रहे हैं हम। तो ये डिपेंड करता है कि फिर हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, या फिर जो इंसर्शन डिवाइस जो जो जिसमें मेरा वर्क है, तो वो हम्म। इंसर्शन डिवाइस के पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि हमको एट आउटपुट एंड पे, यूजर एंड पे क्या वेवलेंथ और क्या फ्रीक्वेंसी या क्या पावर मिलेगा या क्या एनर्जी होगा, सारी चीजें। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिन्हें ना पता हो, हमने 5G के वीडियो में और पुराने वीडियोस में भी बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे हमारे आसपास है ना, बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें पाई जाती हैं जिनसे हमारा बहुत कुछ चल रहा है। तो जैसे जो रोशनी है ना, वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमारी आंखों पे पड़ रही है और जिससे हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो एक फिक्स रेंज में है और उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। जो रोशनी है, जो विजिबल लाइट है जो हमें दिखाई दे रही है, वो एक उसको हम बोलते हैं विजिबल रेंज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें कई सारी वेवलेंथ्स हैं, तो जो हमें रोशनी दिखाई दे रही है वो है विजिबल रेंज में। ऐसे ही आपने दूसरे सुना होगा कि एक्सरे होती है, तो एक्सरे भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और आपने रेडियो वेव्स सुना होगा जिनसे हमारे मोबाइल्स काम करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन काम करता है, और जिसके लिए मैंने 5G में भी जिक्र किया था। तो वो रेडियो वेव भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो गीतांजलि ने हमें बताया कि जो उनका सिंक्रोट्रॉन है, उससे वो इंफ्रारेड और कौन कौन सी थी मैं भूल गया हूँ। अल्ट्रावायलेट और एक्स रे। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्स रे, ये तीन
तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेंजेस होती हैं जिनकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, मुझे याद नहीं है, तो ये निकालने की कोशिश होती है। और अच्छा गीतांजलि, हमें ये बताइए कि क्यों निकाल रहे हैं, मतलब क्या फायदा होगा इससे, क्या काम आती हैं ये खास तरह की ब्राइट लाइट? तो इसमें अगर जैसे कि अगर हमको किसी चीज को देखना है तो हम अगर सिंपल अगर हम अपने आंखों से देखते हैं तो हम 0.1 मिलीमीटर तक की साइज की चीजें देख सकते हैं। उसके बाद और छोटी चीजें देखना है तो हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उसका लिमिटेशन है कि वो विजिबल लाइट रेंज में ही काम करेगा, जिसका रेंज होता है 400 से 700 नैनोमीटर। अब अगर हमें किसी चीज की एटॉमिक लेवल पे स्टडी करना है, एटम को स्टडी करना है, तो एटम उससे 10,000 गुना ज्यादा छोटा है। और उसको स्टडी करने के लिए फिर हमें ऐसा लाइट चाहिए स्पेक्ट्रम में जिसका की वेवलेंथ उस साइज के कंपेरेबल हो। तो इसीलिए हम को इस एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। और ब्राइटनेस, इसीलिए ब्राइटनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा ब्राइट लाइट, ब्राइटनेस मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो इसका सॉलिड एंगल मीन्स कि कोई फोटोन बीम है वो कितनी फास्ट एक एंगुलर कोण में डाइवर्ज हो रही है। तो जब एक फोटोन बीम इतना फोकस और इंटेंस रहेगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा होंगे मैटर और लाइट के बीच में, तो हमको डाटा क्वालिटी बेहतर मिलेगी और रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं जिससे हमको एट द एंड क्लियर पिक्चर मिलती है, जो कन्वेंशनल एक्सरे सोर्सेज से नहीं मिलती है। अदरवाइज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी अदर्स भी होती है लैब में अवेलेबल। हाँ, जैसे जो हमारे हॉस्पिटल्स में भी तो हम देखते हैं ना कि एक्सरे मशीन होती है, तो वो तो इतनी सी होती है, और आप यहाँ बता रही हैं कि आधे किलोमीटर की सरकमफेरेंस की आपकी मशीन है। तो इसमें मतलब ऐसा क्या है उस वाली हाँ, मशीन से मतलब क्या? जो मेडिकल में एक्सरे मशीन है उसका जो ब्राइटनेस है उससे 100 बिलियन टाइम्स ज्यादा ब्राइट यहाँ से लाइट मिलेगी। और तो जो एक्सरे मशीन में उसमें हमको एक राइट, 100 बिलियन टाइम्स। 100 बिलियन टाइम्स। ठीक, तो मतलब 10,000 करोड़ गुना हाँ, ज्यादा। मैं बिलियन और करोड़ में फिर 100 और 10 to the power 9। ठीक है। अच्छा, तो क्या करते तो हैं इस ब्राइट जैसे से, मतलब? मेडिकल मेडिकल लैब में जो एक्सरे यूज करते हैं उसमें हमको एक शेडो टाइप का इमेज मिलता है। तो मतलब वो क्या, वो सिर्फ जो हमारा बोन स्ट्रक्चर है, मतलब जो अ, उससे हमको एक शेडो इमेज मिलता है। बट अगर हम यहाँ पे जो सिंक्रोट्रॉन एक्सरे है उससे स्टडी करेंगे तो जो हम सॉफ्ट टिश्यू है या मतलब बेटर बेटर क्लियर पिक्चर मिलेगा उससे। अच्छा, वेवलेंथ का आपने जिक्र किया और बताया कि जो ज्यादा सूक्ष्म चीजें हैं अणु परमाणु के स्तर पे, उनको देखने के लिए हमें छोटी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए होती है। जी क्या मैं सही कह रहा हूँ जी? हाँ। तो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट एक बार बता देना चाहिए, मुझे लगता है कि जैसे कोई भी वेव होती है ना, तो वो ऐसी, उसमें एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है, और वो बार बार एक रिपीटिंग पैटर्न होती है। आपने तालाब में भी लहर देखी होगी, तो वैसे ही एक रिपीटिंग पैटर्न होता है। तो एक वेव की जो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में दूरी है, मतलब उसके उतार और चढ़ाव, वो आधी वेवलेंथ होती है। तो जो दो दो चढ़ावों के बीच की दूरी है एक लहर की, वो उसकी वेवलेंथ कहलाती है। मान लीजिए ये एक वेवलेंथ है, तो अगर ये ज्यादा बड़ी वेवलेंथ है ना, और ये छोटी वेवलेंथ है, तो इस छोटी वेवलेंथ से आप ज्यादा सूक्ष्म चीजें देख पाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर भेद पाएगी। जैसे रोशनी तो हमारे शरीर को नहीं भेद पाती है मेरे ख्याल से, लेकिन एक्सरे भेद जाती है उसकी कम वेवलेंथ होने के कारण, और इसलिए हमें बोन स्ट्रक्चर और वो सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं। जी हाँ। तो मुझे ये बताइए कि आप जो एक्सरे, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट बना रहे हैं ब्राइट लाइट सिंक्रोट्रॉन से, तो मतलब इसका ऐसा क्या काम है, क्यों इतनी बड़ी मशीन है, और क्या मतलब क्या करते क्या है इस ब्राइट लाइट का? इसका बहुत वाइड कह सकती हूँ मैं, मतलब जब हम किसी चीज़ को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे देख रहे हैं तो हम किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। मतलब जैसे कि बायोलॉजी है, अ, अगर मैं फील्ड वाइज कहूँ तो इन्वायरमेंटल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फूड साइंस या किसी प्लेनेटरी साइंस, मतलब सारे एरिया को कवर करता है। जैसे कि मतलब अगर
नहीं, ये सब लोग खरीदते हैं आपसे, हैं आपकी लैब से निकलने वाली रोशनी इन सारी जगहों पे जाती है इस्तेमाल के लिए? नहीं, अब लैब रोशनी तो नहीं जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी फैसिलिटी है तो लोग ही दुनिया भर से आते हैं यहाँ पे, लेकिन अपना सैंपल लेकर आएंगे या यहाँ आके सैंपल प्रिपेयर करेंगे। और इसमें ये यूजर फैसिलिटी है, तो इसमें मतलब ये फ्री है ये सबके लिए फैसिलिटी यूज करना। इंडस्ट्री के लिए भी 10% होता है, बाकी 90% ये पब्लिक फैसिलिटी है। तो तो यहाँ लोग पे यहाँ कोई पे भी रोशनी के इस्तेमाल से अपनी चीजें देख सकता है। रिसर्च में आपने बताया बहुत सारी चीजों को अलग अलग स्तर पर परखने के लिए इस रोशनी का इस्तेमाल होता है। हाँ, जैसे कि अभी बायोलॉजी में अगर हमको ड्रग डिज़ाइन और डेवलपमेंट में देखना है कि या प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, कोई वायरस को स्टडी करना है, या फिर प्लास्टिक, अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन है हमारे सामने, जैसे कि हर साल 8 टन प्लास्टिक जाता है समुद्र में। और एक कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक होता है पीईटी या हम्म। पॉली एथिलीन टेराफ्थेलेट। तो उसको जनरली हम अगर कोई प्लास्टिक मतलब या तो हम 93% तो वो सिंगल यूज, मतलब उसको हम रिसाइकल नहीं करते हैं। तो हम्म। उसके लिए साइंटिस्ट ने अभी देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों में एक नेचुरल पॉलिस्टर होता है, जो मतलब लाइक वैक्स, जिससे कि वाटर प्रूफ रहते हैं, वो प्रोटेक्टिव लेयर। उसमें एक बैक्टीरिया जो है वो एंजाइम क्रिएट करता है, जिससे वो जो पॉलिस्टर है उसको फिर डाइजेस्ट कर लेता है। तो हम्म। बेसिकली उससे मिलता जुलता हम एंजाइम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वो रिसाइकलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो वो उस चीज़ से कंपेयर करके स्टडी कर रहे हैं। या हम्म। फिर फूड साइंस में किसी वीट में, अगर गेहूं में हमको मिनरल स्टडी करना है कि कितना है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कि सोलर सेल, हम अगर बात करें कि सोलर सेल, अभी जो सोलर पैनल बनाते हैं तो उसमें अभी एफिशिएंसी आई थिंक 40-50% है मैक्सिमम। तो हम्म। अभी साइंटिस्ट लोग इसमें ये भी स्टडी कर रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण जो पौधे यूज करते हैं सनलाइट को, वो हम्म। नियरली 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो हम्म। कैसे करते हैं, और उसको अगर हम समझते हैं कि वो कैसे हो रहा है, तो हम उससे हेल्प ले सकते हैं कि हम एडवांस मटेरियल डिजाइन कर सकें। तो ऐसे इसका तो इन बहुत सारी सारी चीजों जिनका आप जिक्र कर रही हैं, इनमें सिंक्रोट्रॉन से निकलने वाली ब्राइट लाइट इनकी रिसर्च हाँ, में मतलब इस्तेमाल। ये हाँ, हम्म। इसमें बहुत सारी टेक्निक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे अब्जॉर्प्शन, एक्सरे या दूसरी भी लाइट्स हैं, बट वो फिर एक अलग ही फील्ड हो गई। मतलब इसमें डायमंड लाइट सोर्स में अभी 31 बीम लाइन्स हैं ऑपरेशनल। तो सभी बीम लाइन का एक डिफरेंट टेक्निक है, और उस पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये लाइट ही टूल है किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए बेसिकली। अच्छा, मतलब जैसे अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि ब्राइट लाइट क्यों ज़रूरी होती है आप और उससे क्या इंफॉर्मेशन आती है, तो मेरे ख्याल से एक एग्जांपल जैसे मैं देना चाहूँ कि ये वीडियो इस समय रिकॉर्ड हो रहा है कैमरे पे। अगर मैं इस कमरे में आने वाली रोशनी के सारे स्रोत बंद कर दूं, ये लाइट यहाँ पे एक जल रही है उसको बंद कर दूं, एक खिड़की से सामने रोशनी आ रही है उसको बंद कर दूं, तो मेरे बारे में जो मेरी पिक्चर की डिटेल्स हैं या गीतांजलि की जो पिक्चर की डिटेल्स हैं वो कुछ कम दिखाई पड़ेंगी और आपको यहाँ से कुछ कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना? तो क्या ये यही एनालॉगी बैठाकर हम समझा सकते हैं कि ज़्यादा सूक्ष्म स्तरों पे और अ, उस तरह की पढ़ाई करने के लिए सिंक्रोट्रॉन से निकलने वाली ब्राइट लाइट का इस्तेमाल होता है? हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल। मेरी ये कोशिश थी। अच्छा, तो सिंक्रोट्रॉन में आप काम करती हैं, लेकिन आपने बताया कि सिंक्रोट्रॉन एक बहुत बड़ी मशीन होती है और उसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं, और हाँ आप इंसर्शन डिवाइस जो हिस्सा है उसका उससे जुड़ा काम करती हैं। आप इंसर्शन डिवाइस फिजिसिस्ट हैं, है ना? जी। तो क्या होता है ये इंसर्शन डिवाइस, क्या होता है? तो इंसर्शन डिवाइस में हम क्या करते हैं कि आप समझिए दो प्लेट है, दो बीम कह सकते हैं, प्लेट कह सकते हैं, कुछ भी। हम उसमें मैग्नेट को अल्टरनेट पोलरिटी से अरेंज कर देते हैं, नॉर्थ साउथ, और लोअर प्लेट में भी। और उसका मेन एम ये रहता है कि हम, क्योंकि जब नॉर्थ साउथ है तो वो एक वेव काइंड ऑफ फील्ड क्रिएट करता है, और उसका काम ये है कि जब
इलेक्ट्रॉन बीम उसमें इंटर करे तो क्योंकि उस पर वही पीरियोडिक फोर्स उसको फील करके वो उसके परपेंडिकुलर मतलब पीरियोडिक ऑसिलेशन करेगी, और जब वो रेडिएट करती है एमिशन, और ये पीरियोडिक ऑसिलेशन से जो रेडिएशन निकलते हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करके उसकी इंटेंसिटी और ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। तो इंसर्शन डिवाइस का इस पूरे सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स में ये रोल है कि ये इससे हमें ज़्यादा, ये 10,000 गुना ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा देता है, क्योंकि इससे पहले जो सेकेंड जनरेशन वाले सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स थे उसमें हम सिर्फ बेंडिंग मैग्नेट यूज़ करते थे। मतलब कि इंसर्शन डिवाइस एसेंशियल नहीं है, लेकिन उसका इस मशीन का पूरा परफॉर्मेंस एनहांस कर देता है। अच्छा, सफेदी को ज्यादा सफेदी दे देता है अगर हम टीवी के ऐड की भाषा में बात करें तो, इंसर्शन डिवाइस। हाँ, और फिर उस ब्राइटनेस से हम ज़्यादा रिजोल्यूशन की चीज़ें देख सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थी। तो एप्लीकेशन एंड पे उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें इंप्रूव हो गई। ठीक है। तो इसमें और मेरा काम, तो इसमें हाँ, जैसे मेरा काम है इलेक्ट्रॉन बीम की, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें फिर जो बीम का साइज है वो अगर मैं बोलूँ कि उसका हॉरिजॉन्टल साइज जो एक बिजनेस कार्ड होता है सिंपल, उसका 1/4 थिकनेस में, और हाइट में बिजनेस कार्ड के साइज का अगर मैं उसके 60 मतलब एक 1/60 तो इतने उसमें मतलब उसको कंटेन करके रखना होता है। तो इसके लिए फिर दूसरे मैग्नेट यूज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट, ताकि वो फोकस रहे, क्योंकि ये जब मतलब ये 24x6 फैसिलिटी है। तो इसको कंटिन्यूस, क्योंकि जब रेडिएशन एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी लूज करेगा, और फिर वो या तो स्प्रेड हो जाएगा, तो उसको कंटेन करके रखना होता है। इसीलिए फिर हम उसमें डिफरेंट फोकसिंग मैग्नेट यूज करते हैं। तो मेरा रोल इसमें यह है कि जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी फील्ड, इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा कि हमको किस वेवलेंथ या किस पावर की या किस एनर्जी की फोटोन बीम मिलेगी आउटपुट एंड पे। तो फिर ये डिज़ाइन करना होता है कि हम किस साइज़ के मैग्नेट लें, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना नॉर्थ साउथ, तो इसकी पीरियोडिसिटी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जो इंटेंसिटी है वो इसके पीरियड, जो नंबर ऑफ पीरियड है उसके उसके समझिए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जितने ज़्यादा पीरियड होंगे उतना ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी, बट हम इसको एकदम बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि उसमें दूसरी चीज़ें भी आ जाती है फिर। ठीक। ये तो आपने अपने काम से जुड़े हिस्से के बारे में बताया। आपको साइंस की सबसे लल्लन टॉप चीज क्या लगती है? मतलब आपको लगता है कि यार ये चीज सबको पता होनी चाहिए, ये बहुत मजेदार चीज है, साइंस से जुड़ी, आपकी फील्ड से जुड़ी। मेरी फील्ड से जुड़ी, अब जैसे इसी में मैं कहूँ कि वैसे तो सब कुछ लल्लन टॉप है। अब जैसे इसमें है कि आपको क्या लगता है? इसमें अच्छा ये लगता है, एक सबसे बड़ी लल्लन टॉप चीज़ है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जिसका साइज इतना छोटा है और उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, बट हम उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं और हम उसको जहाँ जैसे उसको मोशन करना चाहिए, मतलब हम जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, जैसा प्रेडिक्ट करते हैं, वो वैसे ही जब बिहेव करता है तो वो अ, अच्छी चीज़ लगती है मुझे। और बाकी फिर यहाँ पे जैसे, क्योंकि अलग अलग चीजें, मतलब डेली कुछ नई चीजें आती है या नई प्रॉब्लम्स आती है, तो मतलब इसमें कुछ ऐसा बोरिंग जैसा नहीं है, आपको रोज कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, नई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और कुछ ना कुछ आपको नया सीखते रहना पड़ेगा, इस टाइप से। तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? मतलब आप इंसर्शन डिवाइस फिजिसिस्ट कैसे बने? मतलब कहाँ से, आप कहाँ की रहने वाली हैं इंडिया से? मैं बनावर है इन धार जिले में, वहाँ से रहती हूँ, तो वहाँ पे मतलब वहाँ मेरा होम टाउन है। तो मैंने बाहर। वहाँ से ग्रेजुएशन किया था, बीएससी। मतलब जी। मैंने ये स्टार्टिंग से मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मुझे मतलब मैंने वहाँ से बीएससी करने के बाद मास्टर्स अपना धार से किया। देन उसके बाद मैंने इंदौर से एमफिल किया था, और वहाँ पे प्रोजेक्ट जब मैंने किया डिसर्टेशन, तो वहाँ मैंने गणेश्वर मिश्रा सर हैं उनके अंडर एमफिल प्रोजेक्ट जब किया, तो वो अंडुलेटर पर ही काम कर रहे हैं। अंडुलेटर काइंड वो इंसर्शन डिवाइस का टाइप है। अच्छा। तो हाँ,
तो उस समय मुझे पता चला, मुझे इंटरेस्टिंग लगा है फील्ड, और ये भी पता चला कि रिसर्च फील्ड के बारे में। तो फिर मैंने वहाँ पे पीएचडी कंटिन्यू करके अपना फर्स्ट पोस्ट डॉक पेरिस में है, सिंक्रोट्रॉन सोलेil, फ्रेंच सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटी है, वहाँ से किया। और उसके बाद मैंने जर्मनी में एक कंपनी है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर 2 साल काम किया। वो भी जर्मन सिंक्रोट्रॉन और कैनेडियन लाइट सोर्स के लिए इंसर्शन डिवाइस ही बनाना था वहाँ पे। उसके बाद मैंने 2 साल वहाँ काम करने के बाद यहाँ ज्वाइन कर लिया यूके सिंक्रोट्रॉन। आप किस शहर में रहती हैं अभी? अभी मैं डिडकोट में, डिडकोट डिडकोट। ऑक्सफोर्डशायर। अच्छा, और यहाँ पे आप काम करती हैं। अच्छा ये बताइए आपको, ये सब तो आप करती हैं, आप कुछ फिल्में, किताबें या डॉक्यूमेंट्री इस तरह की चीज़ें भी देखती हैं? आप कुछ रिकमेंड कर सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए, आपकी फील्ड से जुड़ी या कुछ भी हो सकती हैं वो? अगर इस फील्ड से जुड़ा हुआ तो एक साइट है lightsource.org, उस पे अगर आप जाएंगे तो आपको सारे मतलब जितने भी सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटी है उनकी आपको लिंक मिलेगी। तो हर सिंक्रोट्रॉन की अगर आप यूट्यूब चैनल पे भी जाएंगे तो थोड़े बेसिक वीडियोस मिल जाते हैं उसमें। उसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा कि क्या है वर्किंग, क्या एप्लीकेशंस है। और एक हमारी साइट पर एक गेम भी बनाया है डायमंड लाइट सोर्स ने। तो वो गेम बच्चों के, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। वो भी, उसमें आप एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हैं और फिर आप मतलब जो पहले अपने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेगा वो विनर होगा। बट उसमें और भी दूसरी चीजें हैं, तो वो आप गेम डाउनलोड करके देख सकते हैं, मतलब तो ये जो गेम देख। किस चीज़ से जुड़ा है, मतलब किस बारे में है ये गेम? गेम में सिंक्रोट्रॉन, अच्छा, मतलब सिंक्रोट्रॉन का गेम भी है? सिंक्रोट्रॉन का ही गेम है, मतलब एक बोर्ड गेम है लाइक। तो ठीक बोर्ड है। गेम गेम में सिंक्रोट्रॉन की जैसे भी आप जैसे अगर हम दोनों खेल रहे हैं तो मैं साइंटिस्ट हूँ और आप भी साइंटिस्ट हैं। फिर हम अपने कार्ड सेलेक्ट करेंगे। आपने अगर अर्थ साइंस चुन लिया कि आपको अर्थ साइंस में करना है, मैंने बायोलॉजिकल साइंस में कोई फील्ड चूज की है। फिर हम प्ले करते हैं तो हमको कार्ड सेलेक्ट करने होते हैं। उस कार्ड में अगर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमको कौन कितनी जल्दी अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेता है वो विनर होता है। और उसमें दूसरी भी चीजें हैं। तो इससे, इस गेम को खेलने से सिंक्रोट्रॉन का पूरा बेसिक बैकग्राउंड पता चल जाएगा कि सिंक्रोट्रॉन में क्या, मतलब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ, जो उसके सारे एप्लीकेशंस है वो भी पता चलेंगे। इस और गेम का अच्छा लग, लिंक आप मुझे दे दीजिएगा तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में इस गेम का लिंक दे देंगे, क्योंकि अगर जो लोग खेलने में दिलचस्पी हो जिनकी या और जानने में हो। ये गेम और फ्री मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक सर्वे का लिंक है, वो सिर्फ इसलिए है कि हमको पता चले कि दुनिया के किस किस कोने में, किस किस देश में लोग डाउनलोड कर रहे हैं, बट वो भी स्किप कर सकते हैं आप। चलिए, ठीक है। तो साइंस वाला के इस एपिसोड में हमने बात की गीतांजलि से। गीतांजलि इंसर्शन डिवाइस फिजिसिस्ट हैं। आज हमने इंसर्शन डिवाइस के बारे में जाना, जो कि सिंक्रोट्रॉन नाम की एक बड़ी मशीन का हिस्सा होता है। सिंक्रोट्रॉन से एक खास तरह की लाइट पैदा की जाती है जिसे ब्राइट लाइट कहते हैं, और इस लाइट का इस्तेमाल नाना प्रकार की सूक्ष्म स्तर पर चीजों में किया जाता है, रिसर्च वगैरह में ज्यादातर। और ये करीब आधे किलोमीटर की सरकमफेरेंस की एक मशीन होती है, जिसमें गीतांजलि एक हिस्से में काम करती हैं और उसके एक छोटे हिस्से को ये संभालती हैं। इनसे हमें ये भी पता चला कि वैज्ञानिकों के अलग गेम होते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गीतांजलि, आपसे बात करने के लिए आए बहुत बहुत शुक्रिया। साइंस वाला के अगले एपिसोड में आप किसे देखना चाहेंगे उसे हमें ईमेल करके बताएं। हमारा ईमेल एड्रेस है lallantopscience@gmail.com। कमेंट करके भी आप बता ही सकते हैं। ईमेल में कोई लंबा खत हो तो ही लिखिएगा, नहीं तो कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।